तो चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसे सफर पर जो हमें ये बताएगा कि हमारे आसपास की हर चीज आखिर बनी किस चीज से है। हम पुराने जमाने के आइडिया से शुरू करेंगे और आज के मॉडर्न साइंस तक पहुंचेंगे। कभी सोचा है कि ये जो कुछ भी हमारे चारों तरफ है, ये असल में है क्या? ये टेबल, ये हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, या ये पानी जो हम पीते हैं, ये सब कुछ आखिर किस चीज से बना है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हजारों सालों से लोग सोचते आए हैं। तो चलिए इस सवाल की जड़ तक जाते हैं। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? इसकी शुरुआत किसी फैंसी लैब में नहीं हुई, बल्कि हजारों साल पहले महान विचारकों के दिमाग में हुई थी। ये बात सच में कमाल की है ना? सोचिए, आज से लगभग 2500 साल पहले दुनिया के दो अलग अलग कोनों में, एक तरफ भारत और दूसरी तरफ ग्रीस, कुछ विचारकों को एक ही अद्भुत ख्याल आया। बिना किसी माइक्रोस्कोप या किसी टेक्नोलॉजी के उन्होंने ये सोचा कि अगर हम किसी भी चीज को तोड़ते जाएं तो आखिर में एक ऐसा छोटा सा कण बचेगा जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता। भारत में महर्षि कणाद ने इसे नाम दिया परमाणु, और ग्रीस में डेमोक्रेटस ने इसे कहा एटम, जिसका मतलब ही होता है जिसे काटा ना जा सके। चलिए अब कहानी में थोड़ा तेजी से आगे बढ़ते हैं, सीधा 18वीं सदी में। यहां आकर फिलॉसफी अब धीरे धीरे साइंस बन रही थी। जब एंटोनी लेवोजियर जैसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ के बर्ताव को समझने के लिए कुछ पक्के नियम बनाए। ये था पहला बड़ा सुराग। वैज्ञानिकों ने ये पाया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी चीज जादुई तरीके से गायब नहीं होती है। मतलब अगर आप रिएक्शन के शुरू में और आखिर में सब कुछ तौलते हैं तो वजन हमेशा हमेशा बराबर रहेगा। इसी को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और ये एक्सपेरिमेंट इसे बहुत अच्छे से साबित करता है। सोचिए, एक बंद शीशी है जिसमें दो अलग अलग केमिकल हैं। उसे तौला गया, फिर शीशी को थोड़ा टेढ़ा करके दोनों केमिकल्स को मिला दिया, जिससे एक रिएक्शन हुआ। हो सकता है रंग बदल गया हो या कुछ गैस बनी हो। जब उसे दोबारा तौला गया तो वजन बिल्कुल उतना ही था, कुछ भी गायब नहीं हुआ, बस उसका रूप बदल गया। और फिर आता है दूसरा बड़ा नियम, स्थिर अनुपात का नियम। ये नियम कहता है कि कुदरत में हर चीज की एक पक्की रेसिपी होती है। मतलब कोई भी कंपाउंड जैसे पानी या नमक हमेशा उन्हीं एलिमेंट से मिलकर बनेगा और उनका अनुपात भी हमेशा फिक्स रहेगा। पानी इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। आप पानी चाहे नदी से लें, बारिश से लें या अपनी लैब में बना लें, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वजन के हिसाब से अनुपात हमेशा 1:8 ही होगा। ये एक यूनिवर्सल नियम है। तो अब कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो जॉन डाल्टन की। वो इंसान थे जिन्होंने हजारों साल पुराने परमाणु के विचार को इन नए नवेले साइंटिफिक नियमों के साथ जोड़ दिया। डाल्टन एक बहुत ही साधारण परिवार से आते थे, लेकिन 1808 में उन्होंने जो थ्योरी दी वो केमिस्ट्री की दुनिया में एक टर्निंग पॉइंट बन गई। उन्होंने इन सारे अलग अलग सुरागों को उठाया और उन्हें एक साथ जोड़कर एक पूरी तस्वीर बना दी। और यहीं डाल्टन का कमाल दिखता है। उन्होंने कहा, जरा सोचो, अगर सारी दुनिया बहुत ही छोटे छोटे कभी ना खत्म होने वाले कणों से बनी हो जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। और ये आइडिया एकदम परफेक्ट बैठ गया। अगर परमाणु खत्म नहीं हो सकते तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझाता है, और अगर वो हमेशा एक फिक्स अनुपात में जुड़कर कंपाउंड बनाते हैं तो ये स्थिर अनुपात के नियम को भी समझाता है। सारी कड़ियां जुड़ गई। ठीक है, तो अब जब हमें पता चल गया है कि परमाणु असली हैं, तो अगला सवाल क्या होगा? यही ना कि हम उनके बारे में बात कैसे करें, उन्हें कोई सिंबल कैसे दें, और सबसे जरूरी उन्हें मापें कैसे। ये अगला सवाल है और बहुत लॉजिकल भी है ना? भाई, जिस चीज को हम देख तक नहीं सकते उसे तौलेंगे कैसे? यहीं पर रिलेटिव एटॉमिक मास यानी सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का कॉन्सेप्ट काम आता है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन चलिए एक बहुत आसान से एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। देखिए, उस फल वाले को ये जानने की जरूरत ही नहीं है कि तरबूज का असली वजन किलोग्राम में कितना है। उसने बस मान लिया कि ये तरबूज 12 यूनिट का है। अब वो उसके 12 बराबर टुकड़े कर लेता है। अब एक टुकड़ा हो गया एक फ्रूट मास यूनिट। अब वो कह सकता है कि एक सेब का वजन आधे फ्रूट मास यूनिट के बराबर है, या एक संतरा 2 फ्रूट मास यूनिट के बराबर है। सब कुछ एक दूसरे के मुकाबले में है। और साइंटिस्ट ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने कार्बन 12 के परमाणु को अपना तरबूज बना लिया, यानी अपना स्टैंडर्ड। उन्होंने एक कार्बन 12 परमाणु के वजन के 12वें हिस्से को एक एटॉमिक मास यूनिट या यू कहा।
और फिर बाकी सभी परमाणुओं के वजन को इसी यूनिट के मुकाबले में तौल दिया। तो अब हम परमाणुओं को समझ चुके हैं। अब देखते हैं कि ये छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स आपस में जुड़कर वो दुनिया कैसे बनाते हैं जिसे हम रोज देखते और छूते हैं। आमतौर पर ना परमाणु अकेले रहना पसंद नहीं करते। वो अक्सर दूसरे परमाणुओं के साथ जुड़कर ग्रुप बना लेते हैं और इन्हीं ग्रुप्स को हम अणु या मॉलिक्यूल कहते हैं। ये मॉलिक्यूल ही किसी पदार्थ के सबसे छोटे आज़ाद कण होते हैं। जैसे हवा में जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो असल में ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं का एक मॉलिक्यूल O2 है। कभी कभी क्या होता है कि परमाणु में से कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाता है या उसमें कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तब वो चार्ज हो जाते हैं। इन्हीं चार्ज हुए परमाणुओं को आयन कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा खाने वाला नमक, जो पॉजिटिव सोडियम आयन और नेगेटिव क्लोराइड आयन के जुड़ने से बनता है। और इसी नॉलेज से हम केमिकल फॉर्मूला लिखने की भाषा सीख सकते हैं। देखिए, हर एलिमेंट की एक जुड़ने की क्षमता होती है जिसे वैलेंसी कहते हैं। अगर हमें ये पता हो तो हम क्रिस क्रॉस मेथड का इस्तेमाल करके ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट किसके साथ मिलकर क्या बनाएगा। जैसे मैग्नीशियम और क्लोरीन मिलकर MgCl2 बनाते हैं। तो पुराने जमाने के दार्शनिकों से लेकर डाल्टन तक हमने एक लंबा सफर तय कर लिया। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? डाल्टन को लगता था कि परमाणु ही आखिरी चीज है, उसे और नहीं तोड़ा जा सकता। पर क्या वो सही थे, या फिर परमाणु के अंदर भी एक पूरी नई दुनिया छिपी हुई थी? खैर, ये सवाल साइंस को एक और भी ज्यादा रोमांचक सफर पर लेके